नमस्कार मित्रों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। आज का जो हमारा अगला चैप्टर है सभ्यताओं को लेकर के, वो है बैराट की सभ्यता। बैराट की सभ्यता, ठीक है। बैराट की सभ्यता के बारे में अपन को जानना है। बैराट की खुदाई कब हुई, उत्खनन कार्य किसने किया, कहाँ पर है और इससे किन किन तथ्यों की या साक्ष्यों की हमको जानकारी मिलनी है, ये सारी बातें आज अपन इसमें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझे। सबसे पहले बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, जयपुर जिला। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, ठीक है, कहाँ पर है? जयपुर जिले में। प्रयास करें मानचित्र में समझने का। राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वतमाला निकलती है और इस अरावली पर्वतमाला का ही एक भाग जयपुर, यहाँ पर जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी बैराट की पहाड़ियां कहलाती है, जयपुर, ठीक है, ये याद रखें। अब सबसे पहले हमने ये बात जानी थी, कोई भी सभ्यता हो वो नदी के किनारे बसी है। तो यहाँ पर जो ये सभ्यता बसी थी, ये बाण गंगा नदी के किनारे बस विकसित हुई। बाण गंगा एक नदी है, उसी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब अपन इस बाण गंगा का कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अपन जानेंगे, समझे। देखो, बैराट का नाम अगर अपन बात करते हैं तो बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब महाजनपद व्यवस्था पढ़ी थी, उस महाजनपद व्यवस्था में हमारे जो 16 महाजनपद थे, याद रखने, 16 महाजनपद व्यवस्थाओं में एक जनपद जो था वो मत्स्य जनपद भी था। इस मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी और इसी के किनारे जो है ये सभ्यता विकसित हुई है, ठीक है। बैराट का प्राचीन नाम जो है विराट नगर मिलता है, ठीक है। वापस समझना, मत्स्य महाजनपद था, 16 महाजन थे। उन 16 महाजन में से एक जनपद हमारे राजस्थान में भी था, उसका नाम मत्स्य था और मत्स्य की जो राजधानी थी वो बैराट नगर थी और बैराट नगर का नाम जो है प्राचीन नाम विराट नगर था। ये बात अपन को रखनी है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इससे पहले अगर अपन बात करें महाभारत के समय की, तब भी बैराट का जिक्र हमारे सामने आता है। वो क्या जिक्र आता है समझना। महाभारत, हमें पता है महाभारत के समय कौरवों और पांडवों में जो खेल खेला गया था चौपट का या धूर्त क्रीड़ा, उस खेल में पांडव हार जाते हैं और हारने के कारण वो राजपाट वगैरह सब छोड़ करके वो जो है उनको अज्ञातवास बिताना पड़ता है, अज्ञातवास। और ये अज्ञातवास जो था वो 13 वर्ष का था।
इन 13 वर्ष में से 12 वर्ष घूम फिर के बिताने थे और 1 वर्ष जो था वो था छद्म का, यानी कि छुपके रहना। अगर उस 1 वर्ष में वो वापिस ढूंढ लेते हैं कौरवों के लोग या सेना, तो उसको पुनः ये 12 वर्ष पुनः भुगतने पड़ते थे। इसलिए 1 वर्ष जो छद्म के रूप में बिताना था, वो छद्म के रूप में बिताने के लिए जो स्थान चुना, वो स्थान ही जो था वो बैराट था। समझ में आई? कहने का मतलब है महाभारत में भी बैराट का उल्लेख हुआ, यानी कि पांडवों ने अपना अंतिम समय जो 1 वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताया, वो जो बिताया था वो बैराट में बिताया। अब ये बैराट से इसका सभ्यता का क्या है कहना, तो ये समझना, हमें पता है कि वहां पर बीजक की पहाड़ियां बनी हुई है जयपुर के आसपास। ठीक है, इस बीजक की पहाड़ियों में जो है अर्जुन, पांडव 5 थे, उन 5 पांडवों में एक था अर्जुन। ठीक है, जब द्रौपदी को प्यास लगी तो वहां नैड़ी दूर में नजदीक में कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसलिए अर्जुन ने तीर चलाया और उस तीर चला करके इस पहाड़ी से पानी निकाला, जल की व्यवस्था की। ठीक है, इस जल की व्यवस्था करने के कारण ही इसको जो है बाण गंगा कहते हैं। अर्थात याद रखना, पहला नाम तो इसका आ गया बाण गंगा। ठीक है, दूसरा इसका नाम जो आता है वो याद रखना, अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्जुन की गंगा? इसका यही कारण है कि अर्जुन ने तीर के द्वारा यहां से बैराट क्षेत्र में जाकर के वो तीर गिरा और वहां से पानी उत्पन्न हुआ, इसलिए ये अर्जुन की गंगा भी कहलाती है। अगला तथ्य हमारे सामने जो आता है वो तथ्य ये आता है कि अर्जुन की गंगा हो गई। इसके अलावा इसको जो है ताला नदी भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं ताला नदी? याद रखना, जो हमारी ये बाणगंगा का पानी है वो राजस्थान के 3 जिलों में जाता है। पहला जो पानी जाता है वो जयपुर में जाता है, दूसरा जो है ये दौसा में जाता है, और तीसरा जो है ये भरतपुर में जाता है। समझ में आ गई ना? बैराट की जो ये बाणगंगा नदी निकलती है, उस नदी का पानी राजस्थान के 3 जिलों में जाता है। इन 3 जिलों में से एक, प्रत्येक जिले पे बांध बना हुआ है, ये याद रखना। तो हुआ क्या, दौसा में एक बांध बना दिया, ठीक है, और बांध बनाकर उस पानी को रोक दिया। रोकने के कारण ये पानी आगे भरतपुर में सप्लाई नहीं हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब, किसी चीज को अगर अपन बंद कर देते हैं तो अपन की भाषा में उसको कहते हैं ताला लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी नदी को ताला नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी। तो मैंने जो इसके नाम बताए, चाहे अर्जुन की गंगा कह दो, बाण गंगा कह दो, या ताला नदी कह दो, ये सारी की सारी एक ही सभ्यता की थी, और इसी के किनारे जो सभ्यता बसी वो सभ्यता ही कहलाई बैराट की सभ्यता। ठीक है, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, ठीक है, इसी के किनारे जो ये नदी बहती है, और इस नदी के किनारे जो सभ्यता थी वो सभ्यता हमारी बैराट की सभ्यता थी। अब आता है इसकी खोज के बारे में, ये आगे समझे। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसकी खोजकर्ता के बारे में बताता हूं, खोजकर्ता 1936-37 में सबसे पहले इसकी खुदाई हुई। 1936-37 में इसकी खुदाई की। उस व्यक्ति का जो नाम था उसका नाम था दयाराम साहनी।
कुछ किताब में राय बहादुर भी लिखा मिलता है। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी भी मिलता है। ठीक है, दयाराम साहनी शॉर्ट में कह सकते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी इसका विस्तृत नाम है, जिसने 1936-31 में बैराट की सभ्यता की खोज की थी, यानी कि उसका पता लगाया था। यह बात याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में उत्खनन करता। इसके उत्खननकर्ता में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करूं तो 1961 से लगा करके 1961-71 में, ठीक है, इसका उत्खनन कार्य हुआ 11 वर्षों तक। और इस उत्खननकर्ता में 2 व्यक्तियों का नाम आता है। नंबर 1 कैलाशनाथ, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है नीलरत्न। ठीक है, इन 2 जनों का नाम आता है। दोनों व्यक्तियों ने इसकी जो है उत्खनन कार्य में कार्य किया। वापस समझे, खोजकर्ता सबसे पहला 1936-37 में इसकी पता लगा इस सभ्यता का, और 2 व्यक्ति कैलाशनाथ और नीलरत्न ने जो है इसके ऊपर उत्खनन का कार्य किया। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जिसका खोज स्वतंत्रता से पहले और उत्खनन का कार्य स्वतंत्रता के बाद हुआ। तो आंसर अपन को देना है बैराट की सभ्यता। क्यों कि 1936 में हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, और जब इसके ऊपर उत्खनन कार्य 61 में हुआ उस समय हम स्वतंत्र हो चुके थे। तो समझ में मेरी बात यही है कि 1936 में खोज हुई और उत्खनन कार्य 61 में आया, यानी पता स्वतंत्रता से पहले चला और उसके ऊपर जो कार्य किया लोगों ने, शोध किया, खोज किया, वो स्वतंत्रता के बाद किया। इसलिए इसका आंसर बनता है बैराट की सभ्यता। अब मैं आगे इसी आधार पर, इन खोजकर्ताओं के आधार पर अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो वो निम्न विशेषताएं अपन के सामने आती है बैराट की, वो समझे। देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले मौर्य वंश की जानकारी। मौर्य वंश के 2 राजाओं का जिक्र इस सभ्यताओं को हमारे सामने आता है। पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसके सहयोग से राजा बना? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपन को पता है चाणक्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य या विष्णुगुप्त से बना। ठीक है, अगला अगर मैं बात करता हूं मौर्य वंश के राजा की तो वो आता है अशोक। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है? ये इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात है तो ये दादा और पुत्र थे। ठीक है, ये इसके दादाजी का संबंध था और ये इसका पौत्र था। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। अगर मैं बात करूं 1837 ईस्वी की, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। कौन था? कैप्टन बर्ट, अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1837 में अशोक के शिलालेखों का पता लगाया। यहां पर प्रश्न आ जाए, अशोक के शिलालेख का पता सबसे पहले किसने लगाया? कैप्टन बर्ट ने लगाया। कब लगाया? 1837 में लगाया। तो जो अशोक के शिलालेख मिले, उस शिलालेख के आधार पर ही हम बता सकते हैं बैराट की जो सभ्यता थी वहां पर मौर्य वंश का प्रभाव था। नंबर 1 बात। साथ ही साथ हमको पता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
इसलिए सर्वाधिक बौद्ध साक्ष्य भी बैराट की सभ्यता से मिलते हैं। तो महाभारत के साक्ष्यों के बारे में मैंने बात कर दी, फिर उसके बाद में मैंने बौद्ध साक्ष्यों के बारे में भी मैंने बता दिया कि भाई यहां पर बौद्ध धर्म के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। अब क्या क्या बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है वो समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले जो मिलती है बौद्ध धर्म की जानकारी वो मिलती है बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द हैं। इन 3 शब्दों को बौद्ध ग्रंथ में या बौद्धों की भाषा में त्रिरत्न किए जाते हैं। बौद्धों के त्रिरत्न, ठीक है, बौद्धों के त्रिरत्न कहते हैं, ठीक है ना। बुद्ध धम्म संघ, इसकी जानकारी बैराट के शिलालेखों से मिलती है। अगला प्रश्न, यहां पर जो शिलालेख मिला उसका नाम है भ्राबू का शिलालेख। किसका शिलालेख है? ब्राबू का शिलालेख, ये याद रखना। और वर्तमान समय में ये जो ब्राबू का शिलालेख है वो कलकत्ता में है, ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता है, पहले कलकत्ता कहते थे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये जो शिलालेख है ब्राबू का शिलालेख, ये वर्तमान समय में कोलकाता संग्रहालय में है, ठीक है, कोलकाता संग्रहालय में है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। बुद्ध धम्म संघ के बारे में जानकारी मिलती है, जो ये बौद्धों के त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। और जो शिलालेख है उस शिलालेख का नाम है भ्राबू का शिलालेख, और ये जो भ्राबू का शिलालेख है वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है, ठीक है। एक बात तो हमको बुद्ध के बारे में ये मिलती है। अगला जो इसमें हमको बौद्ध के बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। यानी कि एकमात्र ये शिलालेख है भ्राबू का शिलालेख जो हमें बैराट की सभ्यता से मिला है, उसी से हमको पता चलता है कि अशोक क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरी बात, अशोक के लिए एक उपाधि थी और उस उपाधि का नाम था देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है। यह देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक के लिए थी। इसी का भी जिक्र बैराट की सभ्यता से ही हमको मिलता है, जो भ्राबू का शिलालेख मिला है। यह बात अपन को याद रखनी है। अगला जो इसके बारे में हमको मिलता है जानकारी वो मिलती है मिनेंडर राजा की। यूनान का एक राजा था, यूनान का राजा जिसका नाम था मिनेंडर, ठीक है। इस मिनेंडर की 16 मुद्राएं मिली। इस आधार पर अपन कह सकते हैं यूनान पर या फिर यूनान का जो राजा मिनेंडर था उसका बैराट पर भी अधिकार था, अर्थात उसने यहां पर भी शासन किया, ठीक है। तो मिनेंडर की भी जानकारी मिलती है। तीसरी अगर मैं बात बताऊं और तो यहां पर महीर कुल की भी जानकारी मिलती है, ठीक है, महीर कुल की भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर जो राजा बताए हैं इन सारे राजाओं का किसी न किसी प्रकार से बैराट की सभ्यता से संबंध था। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है आजकल जो भी कंपटीशन हो रहे हैं
उन कंपटीशन में सीधा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आजकल जो पैटर्न जो आ रहा है वो यूपीपीएससी पैटर्न आ रहा है, और उसमें क्या करते हैं कि सारे तथ्य अपन को याद करने पड़ते हैं। पूरे तथ्य दे देता है और उसमें से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सही नहीं है, या इनमें से उपरोक्त कथन में से कौन से सही है। और ये प्रश्न अपन तभी सरल कर सकते हैं जब अपन पूरा इस सभ्यताओं का बेस हमको तैयार है। इसलिए यह बात ध्यान रखें, हमें जो भी सभ्यता पढ़े उनका पूरा बेस होना तैयार रहे। ठीक है, यह ध्यान रखें। आगे अगर मैं बात करूं इस सभ्यता की, बैराट की, जो हमको जानकारी मिलती है वो में मिलती है इसकी खुदाई में सूती वस्त्र की। यहां पर एक सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है, उस कपड़े में टोटल 36 मुद्राएं हैं। उन 36 मुद्राओं में 28 मुद्राएं जो है वो यूनानी, ठीक है, और 8 जो मुद्राएं हैं वो मुद्राएं हैं आहत मुद्राएं। ठीक है, आहत मुद्राएं ये भारतीय हैं और ये यूनानी है। तो इससे सूती वस्त्र कपड़ा है, एक कपड़ा है और उस कपड़े के अंदर मुद्राओं मिली है, ये याद रखना है। ये यूनानी मुद्राएं भी है और आहत मुद्राएं। कुल मुद्राओं की संख्या 36 है, 28 यूनानी है, 8 आहत मुद्राएं, और आहत मुद्राएं भारत की मुद्रा। आहत मुद्राओं को ही पंचमार्ग भी कहते हैं। ठीक है ना, पंचमार्ग मुद्राएं कहते हैं। यह बात अपन को ध्यान रखनी है। अगर मैं बैराट सभ्यताओं की अगली बात करूं, यहां पर जो शिलालेख मिला है उस शिलालेख में लिपि जो है, यानी जो लिपि लिखी हुई थी वो ब्राह्मी थी, और भाषा जो थी वो प्राकृत थी। ठीक है, ये दोनों याद रखना। लिपि कैसी थी और भाषा, ये याद रखना। जो हमें ब्राभु का शिलालेख मिला है उस ब्राभु के शिलालेख के ऊपर लिपि हमारी जो है वो थी ब्राह्मी और प्राकृत भाषा थी। ठीक है, अब एक प्रश्न कई बार आता है कि अशोक के जो शिलालेख है उसको पढ़ने का प्रयास किसने किया था, तो हमें भी पता है ये 1850 के आसपास जेम्स प्रिंसेज ने, ठीक है, इसने पढ़ने का प्रयास किया था। उसने तो पता लगाया, जेम्स बर्ट ने पता लगाया और इसने पढ़ने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से ये भाषा और लिपि के बारे में मैंने बताया। अगली अगर मैं बात करूं तो उसमें आती है हमें बौद्ध धर्म के जो थेरवादी थे, उस थेरवाद के बारे में भी हमको पता चलता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा थी थेरवाद, तो थेरवाद के भी यहां पर हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ में ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर वहेंगसांग, ये चीनी यात्री था। ठीक है, यह चीनी यात्री था हैंगसांग, जिसने बैराट में यानी कि जयपुर के आसपास ये आया था 634 ईस्वी के आसपास। सबसे पहला प्रश्न बनता है, जिस समय हैंगसांग चीन से भारत आया तो भारत में किसका शासन था, तो हमें पता होना चाहिए हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन का शासन था, और हर्षवर्धन के शासन के समय हैंगसांग जो है बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए आया था, अर्थात वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने की प्रवृत्ति से ये भारत आया। और इस भारत में आने के बाद अगर ये हमारी बैराट भी आया था। अगर प्रश्न घुमा के पूछे कि हैंगसांग सबसे पहले भारत में कहां आया था, तो हमको पता होना चाहिए ये सबसे पहले, अगर राजस्थान की बात पूछे तो यहां पर भीलमाल उत्तर बनता है।
ठीक है, यहां भीलमाल आया और पोलो बोलो इसको बोला, भीलमाल को कहा है पोलो बोलो, ठीक है, यानी कि चाइनीज भाषा में इसको पोलो बोलो बोलते हैं, ठीक है। भीलमाल आया, हैंगसांग राजस्थान में सबसे पहले कहां आया, तो भीलमाल में आया और उस भीलमाल को उसने क्या नाम दिया, पोलो बोलो का नाम दिया, ये याद रखना। इसके अलावा ये बैराट में भी आया था, ठीक है, और ये भी जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हैंगसांग के बारे में, तो इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, ये याद रखना, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगर मैं इसके ग्रंथ की बात करूं, तो इसने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा था शिव की, ये शिव की जो है इसने ये ग्रंथ लिखा था हैंगसांग ने, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं और, तो इसको नीतिका पंडित भी कहते हैं, और अगर मैं हैंगसांग के बारे में बात करूं तो इसको शाक्य मुनि भी कहते हैं, ठीक है। वापस समझना, हैंगसांग के बारे में, हैंगसांग के बारे में यात्रियों का राजकुमार कौन कहलाता है, हैंगसांग कहलाता है। हैंगसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, सीयू की पुस्तक है ये, ठीक है ना। अगला पूछ लू नीतिका पंडित किसे कहते हैं, तो भी उत्तर आंसर उसका हैंगसांग होगा। अगर पूछ लू शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो भी उसका उत्तर क्या होगा, वैंगसांग या हैंगसांग ही होगा। तो इस प्रकार से यहां पर हमें बैराट की खुदाई से ये जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है बैराट की खोज, ठीक है। बैराट की सभ्यता भी लिख सकते हैं, बैराट की सभ्यता की खोज। तो यह पुस्तक लिखने वाला था दयाराम साहनी, ठीक है। और इस दयाराम साहनी के कारण यह पुस्तक लिखी इसी नहीं, और इस पुस्तक का नाम और इसी के आधार पर हमें बैराट की जानकारियां मिलती है। जब हम ये पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उसी के बारे में हमें बैराट की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अगर मैं अगली इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां पर चित्रशाला मिली, जिसको कारण अपन कह सकते हैं पुरातत्व या प्राचीन समय की चित्रशाला, यानी कि प्राचीन समय के सबसे प्राचीन जो चित्र मिले हैं वो चित्र भी हमको बैराट की सभ्यता से मिले हैं, इसलिए इसको प्राचीन चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर मैं इसकी बात करूं खुदाई के, यहां पर मंदिर के साक्ष्य मिले, खुदाई में मंदिर मिला, ठीक है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि यहां पूजा पद्धति प्रचलन था, ठीक है। और अगर मैं विस्तार से बात करूं तो यह बात समझना कि यहां पर सबसे पहले, यानी प्रश्न पूछ ले भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष, यानी सबसे पहले मंदिर के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो उसका आंसर भी होगा बैराट की सभ्यता। अर्थात सबसे पहले जो है बैराट की सभ्यता में ही मंदिर के साक्ष्य मिले, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि बैराट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हैंगसांग ने क्या नाम बताया, पयारू। ये एक शब्द है चीनी भाषा का, और ये शब्द बैराट की सभ्यता के लिए आया है, ठीक है, बैराट की सभ्यता के लिए आया है।
याद रखना। किसने दिया पयारू नाम? तो ये हैंगसांग ने दिया। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं अगली इसके बारे में बात करूं तो वो था यहां पर जो है मौर्य काल, मिनेंडर यूनान के शासक। ठीक है, और इसके अलावा जो जानकारी हमको मिलती है पूर्ण रूप से वो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी की सारी जो जानकारियां हमें मिली हैं ये सब वहां के खुदाई में जो साक्ष्य मिले, जो खुदाई से जो तत्व मिले, उन तत्वों के आधार पर ये हमने इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया। जो ये हमारी आज की जो सभ्यता थी ये पूर्ण हुई। इसके अलावा अगर अपन राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो 7-8 छोटी मोटी सभ्यताएं हैं जिसके बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं आता है। सिर्फ उसके बारे में अपन को क्या पता होनी चाहिए, उसका संबंध किस स्थान से है या नदी से है। ठीक है, ये चार्ट आपको जो है बनवा दिया जाएगा, जो आप देख सकते हो 5-7 सभ्यता और उसके चार्ट से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सभ्यता का जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो इस सभ्यता के से संबंधित विगत 10-12 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन में या एग्जाम में, वो अपन इसके हल करेंगे सभ्यता से संबंधित। जय हिंद।